नमस्कार। सुना कि आप लोगों को पार्लियामेंट में भी अब संघर्ष करना पड़ेगा कवरेज के लिए। मैंने सुना पास वाले भी फेल हो गए हैं इसमें। तो आप लोग इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि हम लोगों के मन में कांग्रेस पार्टी के मन में कोई बदले की भावना कभी नहीं रहती। तो मीडिया साथ दे या नहीं दे, मीडिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सीएजी की 7 साल हो गए, सीएजी का नाम लोगों ने नहीं सुना था, तो मैंने सोचा एक बार सीएजी का नाम, सीएजी भी एक चीज होती है इस देश में। 7 साल पहले सबको सीएजी याद थी, 7 साल ऐसे निकले कि सीएजी भी भूल गए कि वो हैं। तो सीएजी की एक रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, लगभग 122 पेज की रिपोर्ट है, मैं आपको दूंगा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी, ये माइटी के कई मायने होते हैं, MIGHTY भी होता है, तो बड़े माइटी तरीके से ये माइटी काम कर रही थी। सीएजी ने उंगलियां उठाई हैं कि 2019 की जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 तक इस मंत्रालय के तहत करोड़ों रुपए CSC को दिए गए, फाइबर केबल की मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए दिए गए। सीएजी कहता है कि एक फंड होता है जो तमाम प्राइवेट प्लेयर्स को उस फंड में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, वो एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो। उस फंड का नाम है USOF। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको इस सीएजी रिपोर्ट में और इस प्रेस वार्ता में कुछ उत्तर मिलेंगे कि ये रीशफल क्यों हुआ था, और कुछ सवाल भी इस प्रेस वार्ता में निकलेंगे कि क्या सिर्फ इस रीशफल से बात बन जाएगी या इसके आगे भी कुछ करना चाहिए प्रधानमंत्री को। तो USOF के बारे में सीएजी लिखता है कि CSC को पहले तो करोड़ों रुपए दे दिए, और USOF उस CSC पर विलंब प्रोजेक्ट्स में हो जाए या प्रोजेक्ट सही ढंग से एग्जीक्यूट ना हो, तो USOF उन पर पेनाल्टी भी नहीं लगा सकता, क्योंकि एग्रीमेंट में वो पेनाल्टी का क्लॉज ही नहीं है। ये सीएजी की ऑब्जर्वेशन है, मेरी नहीं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट नहीं है। अगर कोई शिकायत आ जाए गांव देहात से या छोटे शहरों से कि भैया इंटरनेट नहीं चल रहा, वाईफाई नहीं चल रहा, जो कि इसका काम है, तो कोई टाइम बाउंड क्लॉज नहीं कि इतने टाइम में आपको ये शिकायत दुरुस्त करनी है। ये एग्रीमेंट है, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, ये मंत्रालय और CSC के बीच में। अब आपको हम बताएं कि ये सीएजी ने तो चलिए एक रिपोर्ट हिम्मत दिखा के एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे दी, कुछ अखबारों ने, एक आध ने हिम्मत दिखा के थोड़ी बहुत छाप दी, सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 1.5 कॉलम, लेकिन इसमें बदबू किस बात की आती, यह जरूरी है जानना। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार विभाग, पिछले 1.5-2 सालों से लगातार प्राइवेट पार्टी को, अलग अलग प्राइवेट पार्टीज को बिना टेंडर के ठेके दे रहा था, बड़े बड़े ठेके दे रहा था। और किस तरीके से दे रहा था? CSC वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैं रिपीट करता हूं, दोहराता हूं, CSC वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मार्फत डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लगातार पिछले 1.5-2 साल से करोड़ों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स, जो कि ये USOF फंड से पैसा लेता था, और CSC वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की मार्फत प्राइवेट कंपनीज को बिना टेंडर के बांट देता था। ये तो जिस्ट है, ये तो है निचोड़ पूरी कहानी का। कैसे करता था?
अब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ ये नए प्रोजेक्ट्स बनाता था, प्रपोजल बनाता था, रखता था डिपार्टमेंट की जो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है उसके सामने, डीसीसी के सामने। डीसीसी से अनुमति लेता था कि इस प्राइवेट कंपनी सीएससी एसपीवी को दे दिया जाए। ये एसपीवी बना दी, प्राइवेट कंपनी के साथ सरकार ने एक एसपीवी बना दी। इस तरह से रूट करके प्रोजेक्ट्स चले जाते थे और सारे कागज दूंगा मैं, एनेक्शर्स के साथ, फाइल नोटिंग्स के साथ। यूं हम लोग रविशंकर प्रसाद जी की तरह नहीं है कि यूं ही आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और इस्तीफे मांग लिए। हम आपको फाइल नोटिंग्स के साथ, और सीएजी रिपोर्ट तो चलिए एक उसका छोटा सा अंग है, उसके बाद की कहानी आपको मैं आज यहां देने आया हूं। आप डीओटी की वेबसाइट देखें तो जनवरी 2021 तक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये जो यूएसओएफ फंड है, इसके पास कितना पैसा था जी? 1,12,650 करोड़। छोटा पैसा नहीं है, 1,12,650 करोड़ यूएसओएफ फंड में है। और उससे वो खर्च कितना कर चुका था जनवरी 2021 तक? डिसबर्स कितना कर चुका था? 57,433 करोड़ वो डिसबर्स कर चुका था। कैसे किया था मैं आपको उदाहरण देता हूं, बिहार का उदाहरण देता हूं। बड़ा हंगामा हुआ, प्रधानमंत्री ने भी हंगामा किया, उस वक्त के मंत्री ने भी हंगामा किया, तमाम मंत्री से संतरी सब ने हंगामा किया। क्या हंगामा किया कि साहब बिहार एक ऐसा राज्य बनेगा कि जहां हर घर वाईफाई होगा, हर गांव वाईफाई होगा। चुनाव की आसपास की बात है। 13 सितंबर 2020 को इस प्राइवेट कंपनी में, बार बार दोहराऊंगा प्राइवेट कंपनी, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था कि सीएससी एक प्राइवेट कंपनी, क्योंकि ये कहां से ऑपरेट करती है? दूरसंचार विभाग से, मंत्रालय से ऑपरेट करती है, वहां की चौथे फ्लोर से अशोक चिन्ह का इस्तेमाल करती है। और एक किसी ने, साथी ने आरटीआई लगाई तो मालूम पड़ा साहब ये तो प्राइवेट कंपनी है। आरटीआई भी मैं आपको दे रहा हूं। आप सोचिए कि एक प्राइवेट कंपनी के साथ मंत्रालय एसपीवी बनाता है और फिर उस एसपीवी के मार्फत प्रपोजल्स मंगवा लेता है अपने पास और तुरंत फुरंत उनको पैसे सैंक्शन कर देता है। तो एक उदाहरण मैं आपको दे रहा था बिहार का। बिहार में के लिए इस एसपीवी ने, सीएससी निजी कंपनी ने 13 सितंबर 2020 को मंत्रालय को एक प्रपोजल दिया साहब, फाइबर टू होम, FTTH, फिक्स्ड फाइबर टू होम का प्रपोजल दिया और वाईफाई कनेक्शंस हर गांव के, बिहार के हर गांव में वाईफाई कनेक्शन देंगे जी, ये प्रपोजल दे दिया। 630 करोड़ का यह प्रपोजल। आप लोग समझदार हैं, आपने कई सरकारें देखी हैं, कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टिगेशंस की हैं। कोई भी सरकार इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट को, 630 करोड़ कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता, उसको पायलट प्रोजेक्ट कैसे कह सकती है? जरा मुझे इसका कभी आप बताइएगा कैसे कह दिया। इसको कहा गया जी ये पायलट प्रोजेक्ट है। 630 करोड़ का तथाकथित पायलट प्रोजेक्ट, बिहार के हर गांव में वाईफाई के लिए यह प्रपोजल मंत्रालय के सामने आया। 19 सितंबर, 6 दिन के बाद 2020 को डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन ने इसको अप्रूव कर दिया। 6 दिन के अंदर अंदर इस प्रपोजल को का अप्रूवल आ गया डीसीसी द्वारा। 15 अक्टूबर 2020 को यूएसओएफ नॉमिनेशन बेसिस पे बिना किसी टेंडर के इस सीएससी प्राइवेट कंपनी को लेटर दे रहा है कि भैया आप काम शुरू कर दीजिए। कोई एग्रीमेंट नहीं हुई है, माफ कीजिएगा, कोई एग्रीमेंट नहीं हुई अभी तक। सितंबर की 13 तारीख को कहानी शुरू हुई। 15 अक्टूबर को कहानी में अच्छा सा एक रोचक मोड़ भी आ गया। बिना टेंडर के अवार्ड कर दिया जा रहा है प्रोजेक्ट इस प्राइवेट कंपनी को, सीएससी को। तो मैंने आपको बताया आरटीआई का स्टेटस वो मैं आपको दे रहा हूं। ये 11 जुलाई 2019 की आरटीआई है, जिसमें मंत्रालय ने बताया कि साहब ये प्राइवेट कंपनी है, ये सरकारी कंपनी नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण आरटीआई है जो मैं साथ में लगा रहा हूं। 23 नवंबर 2020, सितंबर में कहानी शुरू हुई थी, मत भूलिएगा।
23 नवंबर 2020 को ये सीएससी कंपनी ईमेल भेजती है यूएसओएफ को कि साहब हमें मोबिलाइजेशन एडवांस दे दीजिए, जो 30% का प्रोजेक्ट का 30% का जो मोबिलाइजेशन एडवांस है वो हमें दे दीजिए। अब मोबिलाइजेशन एडवांस मांग रही है, कंपनी ने कोई एग्रीमेंट नहीं की है। मैं वापस से दोहरा रहा हूं, सरकार के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुई कंपनी, सिर्फ एक चिट्ठी गई कि आप काम शुरू कीजिए। कंपनी ने मोबिलाइजेशन एडवांस मांगा जो कि है 179 करोड़, 189 करोड़। ये गया जी 23 नवंबर को ये मेल जाती है। एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर यूएसओएफ फाइनेंस के वो फाइल पे लिखते हैं, एज नो एग्रीमेंट इज अवेलेबल द पेमेंट कैन नॉट बी रिलीज्ड। एक अफसर था, ईमानदार था, उसने लिख दिया कि साहब एग्रीमेंट है नहीं, मैं पेमेंट कैसे रिलीज कर दूं। अंशुली आर्या जो उनकी बॉस हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं यूएसओएफ की, वो 23 नवंबर को लिखती हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड दिस प्रोजेक्ट ऑन 21 सितंबर 2020। ये नोटिंग है, फाइल की नोटिंग है, मैं आपको एनेक्शर में दे रहा हूं। ये एडमिनिस्ट्रेटर लिखती हैं, उनको ओवर रूल करते हुए, एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर को ओवर रूल करते हुए कि प्रधानमंत्री जी ने 21 सितंबर 2020 को प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर दिया है। द एग्रीमेंट हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड एंड इज लाइकली टू टेक टाइम। एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ है, इसमें समय लगेगा। ये फाइल नोटिंग है। द प्रोजेक्ट इज रनिंग ऑन अ वेरी टाइट शेड्यूल, देयरफॉर द एडवांस इज अप्रूव्ड एज अप्रूव्ड बाय डीसीसी इज अप्रूव्ड। ये अंशुली आर्या, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूएसओएफ, लिखती हैं ओवर रूल करते हुए अपने जूनियर ऑफिसर को कि प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया है सितंबर की 21 तारीख को, तो भले ही एग्रीमेंट नहीं हुआ हो, ये पैसा 30% 189 करोड़ रिलीज कर दिया जाए, अप्रूव कर दिया जाए। ये मैं आपको एक उदाहरण दिया बिहार का कि कैसे ये काम हो रहा था उस मंत्रालय में। दूसरे दिन ये हुई नोटिंग, आपको मैंने बताया 23 नवंबर 2020 को। 24 नवंबर को बिना किसी एग्रीमेंट के 189 करोड़ रिलीज हो गया। एक दिन के अंदर अंदर आनन फानन में पैसा भी रिलीज हो गया। अब ये काम आसान नहीं होता, सरकार के अफसर भी समझते हैं, मंत्री तो पता नहीं कितना समझते थे, लेकिन अफसर तो समझते हैं। 26 अक्टूबर 2020 को साथ साथ एक वारा प्रसाद हैं कंसल्टेंट यूएसओएफ के, वो एक प्रपोजल लेकर आते हैं कि रूल नंबर 525 और 526 आईटीआर का, इसमें अमेंडमेंट किया जाए ताकि बिना टेंडर के सीएससी एसपीवी को काम दिया जा सके। देखिए कितनी बेशर्मी से यहाँ की फाइलों पे भी लिखा जाता है, कितनी बेशर्मी से इस सरकार में काम हो रहा है, यह आपको यहां समझ में आएगा। 2 नवंबर 2020 को अंशुली आर्या जी इसको अप्रूव कर देती हैं, इस अमेंडमेंट की प्रपोजल को। अब वो फाइल गई सेक्रेटरी टेलीकॉम के पास, मेंबर फाइनेंस के पास। मुझे नहीं मालूम इस फाइल का क्या हुआ, ये अब आप लोग बताएंगे कि हुआ क्या उसमें। मैं ये एनेक्शर्स लगा रहा हूं यहां तक जहां तक कि हमारे पास है, और ये सारा एक पीआईएल का हिस्सा है। ये सारे कागज तो कहीं से ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, कहीं कोई इस पर आरोप लगा नहीं सकता। कोर्ट की जो पब्लिक डोमेन में जो है कागज में, वही आपके सामने ला रहा हूं। अब हम प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहते हैं, सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई, ये सारे कागज आपके सामने हैं, आरटीआई आपके सामने है कि एक निजी कंपनी है। प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि सिर्फ रीशफल करके एक मंत्री को मंत्रालय से बाहर कर देना, कैबिनेट से बाहर कर देना, क्या उससे काम हो जाएगा? क्या जो हजारों करोड़ का जो इसमें प्रश्न चिन्ह लगा है, उसका कोई हिसाब किताब देगा जनता को या नहीं देगा? ये कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को किसी भी दिशा में किसी भी तरीके से चंदा दिया है या नहीं दिया है? बताएं। इस कंपनी का भारतीय जनता पार्टी के किन किन नेताओं से क्या संबंध है, ये बताएं। और यह भी बता दें कि सीएससी जैसी और कितनी कंपनियां हैं जो सरकार का चिन्ह इस्तेमाल कर रही हैं, अशोक चिन्ह इस्तेमाल कर रही हैं,
जो सरकार के प्रेमिसिस में बैठी काम कर रही हैं, जो जब तक आरटीआई न लगाई जाए मालूम भी नहीं पड़ता कि प्राइवेट हैं। और क्या यही वजह है कि आप आरटीआई को कमजोर करने पे तुले हुए हैं? क्या यही वजह है कि आप संसद के दरवाजे भी मीडिया के लिए बंद करना चाहते हैं? क्या यही वजह है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं? क्या यही वजह है कि आपने रविशंकर प्रसाद जी को कैबिनेट से हटाया है? क्या हटाना सिर्फ हटाने से काम हो जाएगा? क्या वो काफ़ी है? इन तमाम सवालों के उत्तर चाहिए और एक हाई लेवल, निष्पक्ष, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए इस पूरे घपले में कि कैसे एक ये एसपीवी बनी, क्या क्या उसको काम दिए गए, कैसे उसको मोबिलाइजेशन एडवांस दे दिया गया। और सीएजी कहती है कि साहब कोई ऐसा क्लॉज ही नहीं डाला था कि उनको हम पनिश भी कर सकें। सरकार अगर वो कंपनी धोखा दे दे, काम नहीं करे, पैसा लेके भाग जाए, तो कोई तरीका नहीं है आपके पास कि आप उसको काबू कर सकते। नाउ आई विल रिपीट माय स्टेटमेंट इन इंग्लिश। First of all, I am told that gates of parliament are being selectively opened for journalists. Those with passes have also failed. We are not vindictive by nature. You know us. You've been watching us, whether we are in government or out of government. We have never been vindictive, and that's our strength, not our weakness. Whether media supports us or not, we will support the media in your struggle to enter the parliament, as you used to do earlier. Coming to the topic of my press conference, there has been, well, let me introduce all of you to the idea, to the concept, to the institution of CAG, because I'm sure all of us have forgotten that there is something called the CAG in this country. 7 years, we haven't heard of CAG. Now that we have heard of a preliminary report of the CAG on the Ministry of Electronics and Information Technology, fondly called as MeitY, and the mighty manner in which this ministry has been operating, disbursing funds of the taxpayer on friends, is what this CAG is indirectly pointing at. So first I will introduce to you what the CAG preliminary report says, and then I will bring out more evidence on the kind of methodology, modus operandi used by this ministry to disburse funds to the tune of thousands of crores to a particular SPV. The CAG says that between July 2019 and December 2020, huge payments were made to CSC under this ministry. This is a part of a tripartite agreement for operations and maintenance, O&M, for optical fiber cable, for last mile connections, for remote areas of the country. The CAG further notes that the USOF, the Universal Service Obligation Fund, this is a particular fund in which all the private telecom operators contribute, and this fund is used for last mile connections, for remote rural areas of the country, to bring it under telephony, to bring it under internet. So the CAG says the USOF could not impose a penalty on CSC for delays in completion of BharatNet works. And I'm quoting the CAG report. In the absence of service level agreement and prescribed timeline for restoration of faults and non-inclusion of penalty clause, there was no deterrent for CSC to ensure that there is no delay in rectification of faults occurring in BharatNet Phase 1, the CAG said. Now, where is the smell of a scam? Department of Telecommunication under the Modi government has been awarding projects to private parties indirectly through this SPV called the CSC SPV. Now, let's focus a little on this CSC SPV. CSC SPV and its wholly owned subsidiary called CSC Wi-Fi Chaupal Services India Private Limited.
all of us, we did not know, most of us did not know that this is a private company and not a government company, because they use the Ashok Chin. They operate out of a government office, 4th floor, telecom. So what is the modus operandi? The modus operandi is the following. This cash-rich Universal Service Obligation Fund, USOF, designs, proposes new proposals, and takes approval from the Digital Communication Commission, DCC, of the ministry for awarding these projects to CSC SPV, which in turn passes these projects to CSC Chopal, Uni ki subsidiary, which is a private, I told you it's their own subsidiary, CSC Chopal. The projects are allotted to this SPV. This SPV further, without tender of course, allots these projects to CSC Chopal. CSC Chopal then assigns these projects to other private parties branded as common services centers through a maze of private entities. There is a web of private entities through which other private players get subcontracted all the projects forwarded by the CSC SPV. So as per the, you should know the kind of money USOF has. As per the website of Department of Telecommunication, as in January 2021, the USOF had collected rupees 1,12,650 crores. This is the quantum of money we are talking about, of which 57,433 crores were disbursed as in January 2021. I'll give you an example of how they do things. This is a case in point from Bihar, where the CSC SPV submitted a proposal on September 13, 2020 to the Ministry of Electronics and IT, offering to provide fixed fiber to home, FTTH, and Wi-Fi connections to all the villages of Bihar. The estimated cost of this project was 630 crore, but USOF calls this mega project as a pilot project. आप बताइए, you tell me, 630 crores cannot be a pilot project. It is a mega project. But to hoodwink intelligent journalists sitting here, to hoodwink the opposition, to hoodwink activists, they call it a pilot project. Annexure, I have annexed the details of this. On 19th September, within 6 days, the Digital Communication Commission approves this above proposal for Bihar. Annexure is there for you. And on 15th October 2020, USOF issues a letter to this CSC SPV on nomination basis without a tender to start work. No agreement is in place. But within a matter of less than a month, this SPV gets a letter to go ahead and start the work. There is an RTI in place, which I will distribute after the press conference, in which the ministry admits that CSC eGov and CSC Wi-Fi Chopal are a private company and they are not a government company. On 23rd November 2020, this CSC requests the USOF via an email to release 30% money as mobilization advance. 30% of 630 crores is 189 crores. And surprisingly, the USOF under the Department of Telecommunication moves a proposal on that very day to release 189 crores. But there was an honest officer sitting there. This additional administrator finance of USOF makes a file noting, and I'll share that file noting with you, in which he says, and I quote, "As no agreement is available, the payment cannot be released," unquote. Following which the administrator of USOF, Mrs. Anshuli Arya, on 23rd November 2020 writes, and I quote, very important quote, "Honorable Prime Minister has inaugurated this project on 21st September 2020. The agreement has not yet been finalized and is likely to take time. The project is running on a very tight schedule. Therefore,
the advance as approved by DCC is approved. However, the second payment will be made only after the signing of the agreement and reaching of the milestone, if any, unquote. I am annexing this quote, this file noting for your perusal. The next day itself, within a day of this file noting, despite the additional administrator finance opposing it, his dissent is placed on the file and I'll share it with you. The payment is released within a day, 189 crores, without any agreement, बिना टेंडर के काम दिया, बिना एग्रीमेंट के पेमेंट किया. The work was allotted without tender, the payment was made, the advance, 30% advance, 189 crore was made without any agreement. No, I don't have the name, it's on the file, it's a sign. Our administrator is Anshuli Arya. I don't have the name of the additional administrator. On 26th October 2020, Mr. Vara Prasad, he is a consultant in USOF, moves a proposal to amend the rule number 525 and 526 of the Indian Telegraph Rules, ITR, for facilitating, please listen to this very attentively, for facilitating the award of contracts on nomination basis to CSC SPV. On 2nd November 2020, the administrator Anshuli Arya approves it. The file then went to the Secretary Telecom and the member through the member finance. I don't know the status of the file, but till this point, I will share with you all the annexures with the file notings. All this is in public domain because there is a PIL in the High Court. Nothing that I am sharing with you is from any other source but from a public, these are public domain documents. Here are the annexures which I will request Vineet ji and Sanjeev ji to share with you. Now we ask the Prime Minister the following questions. Mr. Prime Minister, is it enough to remove a minister from the cabinet and cover this huge scam which even the CAG is now questioning? Who owns this company, CSC? What is their relationship with the BJP and who are the leaders of the BJP connected to this company called CSC E-Chopal Private Limited? How many other such companies exist who are using the government logo or a logo of a ministry, premises of a ministry, feigning as government departments? And Mr. Prime Minister, please share with us, with the country, if you received any donation, the BJP received any donation from either this company or companies related to this company through its various web of network of companies. We want to know what is the second action you will take apart from helping Mr. Ravi Shankar Prasad out of the ministry and out of the spotlight. We demand a high-level independent inquiry into this entire scam of Ministry of Information Technology, MeitY, Department of Telecommunication, this SPV, this entire web of companies through which money was being siphoned off. An inquiry needs to be made. Your questions, please. जी, पार्लियामेंट में, संसद में, सत्र में क्या क्या मुद्दे उठाए जाएं, उसकी एक प्रक्रिया होती है जिसमें, और मुद्दों की इस बार कोई कमी नहीं है जैसा कि आप जानते हैं. ये है, और भी कई मुद्दे हैं जो जनता के हित से या अहित से जुड़े हुए हैं. वो तमाम मुद्दे उस प्रक्रिया के तहत चर्चा उस पर चल रही है. कौन कौन से मुद्दे किस स्तर पे कैसे उठाने हैं. आपने कहा कि किस तरह की जांच होनी चाहिए. यह न्यायिक जांच का विषय है. This has to be a judicial inquiry from a sitting judge
Therefore, to ensure that it's an independent inquiry, and it has to be time bound, because this involves thousands of crores of the taxpayers' money. जी, समाधान तो 2024 में आएगा। जी, हाँ पूछिए ना, आपको कब कोई रोक पाया? आशीष, आपकी क्या बीट है? नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, बीट क्या है आपकी? मेरी भी एक बीट है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो पंजाब जिसकी बीट है, वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज से आप ये पूछिएगा, तो वो आपको सही वक्त पे सही जवाब जरूर देंगे। रही बात महाअघाड़ी, जो हमारा अलायंस है उसकी, कई लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं यहाँ भी और महाराष्ट्र में भी। कुछ घंटे के मुख्यमंत्री का भी एक रिकॉर्ड था, तो वो उन सब की उम्मीदों पे कई बार कुठाराघात हो रहा है और लगातार होता रहेगा। बाकी मुझे जानकारी नहीं है, आपको कुछ खास जानकारी होगी तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा क्या है, मुझे नहीं मालूम इस विषय में। मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई सच्चाई है। सिद्धार्थ, आप पता नहीं तब पत्रकारिता में थे या नहीं, मुझे याद नहीं है। यूपीए की सरकार थी, सीमा पे कुछ समस्या थी चाइना के साथ। उस वक्त हमारी सरकार ने लगातार अरुण जेटली साहब और सुषमा जी को विश्वास में लेते रहते थे। न केवल उनको विश्वास में लिया जाता था, उनसे सलाह मशविरा भी किया जाता था और उस पर अमल भी किया जाता था, क्योंकि सब देश का हिस्सा है। विपक्ष हो या सरकार हो, वो अलग बात है, वो तो ऊंच नीच चलती रहती है चुनाव में। लेकिन स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा यह होती थी। अब पिछले साल आपने देखा, बहुत जब दबाव पड़ा तो प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग की चाइना के मुद्दे पर, और उसके बाद जो प्रधानमंत्री ने कहा, वो शब्द शायद अब प्रधानमंत्री जी खुद भूलना चाहते होंगे। ना कोई आया, ना कोई घुसा, ना किसी ने, ये सब बातें शोभा नहीं देती एक ऐसे व्यक्ति को जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा, और खास तौर पे जब वो विपक्ष के तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। पूरी उम्मीद करते हैं कि अपनी पुरानी सरकारों से सीखते हुए स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को जारी रखेंगे, तोड़ेंगे नहीं, जैसा कि अभी तक 7 साल में तोड़ते आए हैं। क्या बोले? सॉरी, हाँ, 67 times in the last 2 months you've seen prices of fuel being hiked. Several states you have seen that the 100 rupee mark has been breached.
We have been repeating, and you've known across the country, Congress leaders have been going, holding press conferences and protests on the roads, demanding that the central excise and the cess, the money accrued from the central excise and cess, is roughly around 25 lakh crores, needs to be now transferred as relief to the consumers. Especially post-COVID situation is not good. Running a household for the middle class and the lower middle class is not easy. Hike in diesel and petrol cannot be seen in isolation. This leads to all-round inflation. To control that inflation, the relief needs to be transferred to the consumer. This has been our consistent demand, and the government of India has been consistently ignoring this demand. When the international prices of crude oil were $125 a barrel, our government was selling petrol at 65 rupees a litre and diesel at 45 rupees a litre. Today, the international prices are $75, and the petrol being sold by Mr. Modi's government is 100 rupees, somewhere more than 100 rupees. Diesel is roughly around 90 rupees a litre, average across. We want to know why. Why this discrepancy? We know why. We have the answers. We've given the answers. We have shared the data with all of you of central excise. The argument that comes from the protagonists of this government, let the states reduce their taxes. No, states are already starved of funds which are due to them, GST, the state's share. Expecting the central government, which has earned 25 lakh crores, not to share that benefit, but expecting all the other states which have only accrued 2,14,000 crores to provide relief is unfair to the states. So, the solution is there. We know the problem. We know the solution. We don't know who will solve it because the government of India refuses to be sensitive.